हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज फिर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ बुक से अध्याय 3 में ज्यामितीय आकृतियों की समझ चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सभी वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 और 2 के सभी अभ्यास को बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे अवश्य देख लें, क्योंकि हर अध्याय एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, जो हमारे वीडियो के 8वां मैथ वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उन सभी वीडियोज़ पर हमारे पुराने व्यूअर्स का काफ़ी प्यार मिला है और हमारे न्यू व्यूअर्स से अनुरोध है कि पहले आप खूब शांति से पूरा वीडियो देखें और समझें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तथा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त को भी वीडियो देखकर कुछ अच्छी चीज़ें सीखना अवश्य सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः बहुभुज पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट लेते हैं जो इस बुक से ही हैं। उसको हमने छांट कर अलग से लिखा है शॉर्ट में, इसलिए इसको हम लोग पहले समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको हम लोगों को पढ़ना है खुली, बंद तथा खुली आकृति। बंद आकृति क्लोज्ड फिगर, खुली आकृति ओपन फिगर। कोई भी आकृति जो बंद हो, जैसे आप लोगों ने त्रिभुज देखा होगा, यह आकृति जो है बंद है, या चतुर्भुज, यह आकृति भी बंद है, इसमें से कहीं इसमें से निकलने का रास्ता नहीं है। या पंचभुज, यह आपका हो गया बंद आकृति। इसके बाद षष्ठभुज होता है, सप्तभुज होता है, प्रकार के जो बंद हो, जिसमें से कोई रास्ता नहीं हो निकलने के, इसके अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं, वह होता है बंद आकृति। जबकि खुली आकृति त्रिभुज में ही अगर हम ऐसे बना देते हैं और इसको यहाँ ले आकर छोड़ देते हैं तो इसमें जो जगह है इसमें से कुछ निकल सकता है, तो यह आपकी खुली आकृति हो गई, या यह आकृति खुली आकृति है। इस प्रकार वैसी आकृति जो खुला हो, जिसमें से कुछ निकल जाए, खुली आकृति कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज। इसको कहते हैं पॉलीगॉन। इसका परिभाषा है रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। जैसे 3 रेखाखंड को एक साथ मिला दिए तो ये बन गया आपको त्रिभुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायंगल। 4 रेखाखंड से बना देते हैं आकृति, उसको कहते हैं चतुर्भुज, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद 5 रेखाखंड पंचभुज, इसको कहते हैं पेंटागन। इसके बाद आता है आपको बहुभुजों का नामकरण। बहुभुजों का नामकरण हम कैसे करते हैं? तो बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे इस आकृति में 3 भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी, तो यह आपको त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल। इस आकृति में 4 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यह हो गया चतुर्भुज, इसको कहेंगे रेक्टेंगल, 4 भुजाओं वाला। उसके बाद इस आकृति में आपको 5 भुजा है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, तो यह हो गया आपका पंचभुज, इसको कहेंगे पेंटागन, 5 भुजाओं वाला। उसके बाद इस आकृति में आपको 6 भुजा है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए, तो यह हो गया आपका षष्ठभुज। इसमें 6 भुजा है, इसको कहेंगे हेक्सागन। उसके बाद सप्तभुज, इसमें 7 भुजा है, इसको कहते हैं हेप्टागन। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं भुजा, शीर्ष, कोण, विकर्ण। भुजा को कहते हैं साइड, शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स, कोण को कहते हैं एंगल, विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। भुजा, इसको इंग्लिश में साइड कहते हैं। किसी भी आकृति के साइड में जो रेखाखंड होता है वह उस आकृति का भुजा होता है। जैसे इस आकृति में आपको साइड में 3 रेखाखंड है, 3 रेखाओं से बनी यह आकृति त्रिभुज है। इस आकृति में 4 रेखाखंड है, 4 रेखाओं से बनी आकृति चतुर्भुज होता है। 5 रेखाखंडों से बनी आकृति पंचभुज होता है। भुजा के बाद आता है आपका शीर्ष, वर्टेक्स, इसको कहते हैं किसी भी आकृति के हर छोर यानी अंत पर जहां 2 रेखाखंड आकर मिलते हैं उसे उस आकृति का शीर्ष कहा जाता है। इस आकृति में यह रेखाखंड और यह रेखाखंड यहाँ आके मिल रहा है, इसको कहेंगे इसका शीर्ष। उसी तरह इस रेखाखंड का मिलान बिंदु यह हुआ, यह शीर्ष हुआ, इसका यह शीर्ष, यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। उसी प्रकार चतुर्भुज में
4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6, सप्तभुज में, इस प्रकार जो भुज जितना भुज होगा उतना शीर्ष होगा उसका। उसके बाद आता है आपका कोण, एंगल। किसी भी आकृति के शीर्ष पर या मध्य में जहां एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को काटती है वहां बनने वाला शेप को कोण कहा जाता है। जैसे इसमें यह रेखाखंड और यह रेखाखंड यहाँ काटता है तो यहाँ जो बन रहा है यह कोण हुआ, यहाँ ये कोण हुआ, यहाँ यह कोण हुआ। त्रिभुज में 3 कोण होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज में 4 कोण हो गए आपको, पंचभुज में 5 कोण हो गया। इसी तरह जो भुज जितना भुज होगा उतना कोण उसमें बनेगा। उसके बाद आता है आपका विकर्ण, इसको कहते हैं डायगोनल, जो दो सम्मुख कोणों को बीचों बीच से काटने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहा जाता है। आपको त्रिभुज है, त्रिभुज सम्मुख मतलब आमने सामने, तो इस कोण के सामने आपको भुजा है, इस कोण के सामने भुजा है, इस कोण के सामने भुजा है, इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। लेकिन चतुर्भुज में जब हम लोग जाते हैं तो यह कोण के सामने यह कोण हुआ, तो आमने सामने के कोण को बीचों बीच काटने वाले रेखा को विकर्ण कहते हैं। उसी प्रकार इस कोण के सम्मुख यानी सामने यह कोण हो गया और इसको बीचों बीच काटने वाले रेखा इसका विकर्ण हुआ। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। उसी तरह आपको पंचभुज में, पंचभुज के इस कोण के सामने आपको यह कोण हो गया, यह कोण, यह कोण और यह कोण। तो हम लोग पंचभुज में विकर्ण बनाएंगे। आपको यहाँ से ये विकर्ण हुआ, यहाँ से यह विकर्ण हुआ, यहाँ से यह विकर्ण हुआ, तो इस आकृति में 5 विकर्ण आपको बन जाएंगे और ये सब एक दूसरे कोण को, सम्मुख कोण को आमने सामने काट रहा है। हम लोग अभ्यंतर और इंटीरियर के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह कंसेप्ट है। कंसेप्ट जब हम लोग जान लेंगे तो आगे एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को बनाने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर। किसी भी आकृति के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहा जाता है। इस आकृति में या इस आकृति में अंदर जो घिरा हुआ है, भुजा के अंदर जो क्षेत्र है, इसको अभ्यंतर कहते हैं। उसी तरह बाहिर भाग, एक्सटीरियर, किसी भी आकृति के बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। जैसे इस आकृति के बाहर इधर, 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 या इस आकृति के बाहर इधर, इधर, इधर और इधर जो है वह बाहर है, तो इसको बहिर्भाग कहेंगे। उसके बाद आता है आपका समबाहुभुज, इसको कहते हैं इक्विलैटरल। जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह समबाहुभुज कहलाता है। जैसे आपको यह त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है, इसमें सभी कोण 60 डिग्री के हैं और सभी भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर है। उसी प्रकार वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर और सभी कोण 90 डिग्री के हैं, समबाहुभुज है। उसके बाद आता है आपको अंतःकोण और बाह्य कोण। इस अंतःकोण और बाह्य कोण को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं, 2 पार्ट में हमने बांट दिया है। अंतःकोण इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। अंतःकोण का परिभाषा किसी आकृति के अंदर का जो कोण होता है वही अंतःकोण होता है। जैसे इस आकृति में अंदर ये कोण बन रहा है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो या नवभुज हो, अंदर जो कोण बन रहा है वह अंतःकोण कहलाता है। इसको हम लोग कहेंगे अंतःकोण। लेकिन इस आकृति के बाहर जो रेखाखंड बढ़ता है और बढ़ने पर जो कोण बनता है, अंदर का कोण अंतःकोण और बाहर का जो कोण होता है उसको बाह्य कोण कहा जाता है। चतुर्भुज हो, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, किसी आकृति में अंदर के कोण को अंतःकोण और बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं। आगे आता है आपको बहुभुजों के अंतःकोणों का जो हम लोग बाह्य कोण और अंतःकोण के बारे में पढ़े तो उनका सूत्र होता है, आपके बुक में दिया हुआ है, बुक से देख सकते हैं आप। लिखा है, इसका सूत्र है 2 इंटू अंतःकोण निकालने का सूत्र है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, जहाँ n जो है यह n भुजा है, भुजाओं की संख्या है। अब इस आकृति में त्रिभुज हुआ, यह आकृति आपका 3 भुजा है, इसके अंतःकोणों का जो सूत्र लिखेंगे और इसका भुजा कितना है तो 3, तो 3 में से -2 कर देंगे गुना 90 डिग्री,
तो 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 गुना 2 गुना 90 डिग्री, तो 3 1 2 एकम 2 और 90 में 2 से गुना करेंगे 180 डिग्री। यानी किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री का होता है। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपको 4 कोण हो जाते हैं, तो 4 भुजाएं भी हो जाती है। तो कह रहा है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, फिर वही सूत्र लगाएंगे हम लोग, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो यह चतुर्भुज है, तो इसमें 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। 4 में से आपको 2 गया, 2 बच गया, तो 2 दूना 4 से 90 में गुना करेंगे तो आपको होगा 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। हो गया। उसी तरह पंचभुज में, पंचभुज में 5 भुजा है, सूत्र वहीं रहेगा हमारा, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। 2 5 पंचभुज है तो 5 भुजा हुआ, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 में 90 डिग्री से गुना करेंगे और उसमें 2 से, तो 2 3 6 9 54 540 डिग्री। यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का माप 540 डिग्री होता है। इस तरह आप षष्ठभुज का निकाल सकते हैं, सप्तभुज का निकाल सकते हैं, अष्टभुज का निकाल सकते हैं, नवभुज का निकाल सकते हैं। आगे एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली में आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान से समझ लें। उसके बाद आता है आपका बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अंतःकोणों का योग हम लोगों ने निकाल लिया, जितना भुजा होता है उतना से उसमें 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री करके निकाल लेते हैं, n यानी भुजाओं की संख्या। अब आता है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण के लिए, योग के लिए किसी भी बहुभुज के, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी भुज हो, उसके लिए उसके बाह्य कोणों का योग, या बाह्य कोण बाहर जो कोण बनता है, इसका योग 360 डिग्री होता है। सभी कोण जो भी बाहर बनेंगे इसका योग जो होगा वह 360 डिग्री, सभी का योग 360 डिग्री। ये यहाँ जो भी बनता है सभी का योग 360 डिग्री होगा, यानी वह कोण वृत्ताकार बनता है। इन सभी का योग 360 डिग्री आपको मिलेगा। तो यह आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रश्नावली 3.1 सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। तो हम लोग इसके पहले कंसेप्ट में थोड़ा पढ़ चुके हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मैं हर वीडियो में यह कहता हूँ कि अपने से एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को आगे देखें। तो हम लोगों ने पढ़ा है तो वीडियो का आगे हम बढ़ाते हैं। और कह रहा है कि खुली एवं बंद आकृति के बारे में हम लोग को बताना है। तो खुली एवं बंद आकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये आपको बंद आकृति हो गई, खुली आकृति हो गई, यानी ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति होती है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, इन आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है। वह सरल है खुली सी, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो हमारे सामने यह आकृति है, यह आकृति सरल है, बंद भी है और इधर बाहर की तरफ निकला है, यानी यह उत्तल आकृति है। उसके बाद ये आकृति आपको सरल है लेकिन खुली आकृति है, यहाँ से आपको कुछ निकल सकता है। यह आकृति जो है इसके निचले भाग में बंद है लेकिन बाहरी भाग जो है इसका खुला है, तो इसको खुली आकृति कहेंगे। उसके बाद ये आकृति, यह बंद आकृति, सरल बंद आकृति है लेकिन इसका ये भाग जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो यह अवतल आकृति कहलाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो ये आकृति जो है इसमें आपको 6 भुजा है और इस 6 भुजा में आपको, इसको हेक्सागोन कहते हैं, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले सम्मुख कोण एक दूसरे को काटते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि विकर्ण में के परिभाषा में कि सम्मुख कोण एक दूसरे को काटते हैं। तो सम्मुख कोण इसको काटेगा, आपका ये हो गया। उसके बाद इसके सम्मुख कोण ये हो गया, इसके सम्मुख कोण ये हो गया। यहाँ से आपको एक और निकलेगा, यहाँ से आपको एक और निकलेगा, यहाँ से आपको एक यहाँ कटेगा, यहाँ से आपको एक यहाँ कटेगा। तो इस प्रकार विकर्ण हम लोग 1 2 3 4 5 6 7
और आपको ये 8 1 9, यानी इस षष्ठभुज में 9 विकर्ण हो सकते हैं। विकर्णों की संख्या कितनी है? तो विकर्ण की संख्या इसमें 9 है। गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बाह्य भाग में। तो अभ्यंतर का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि रेखाखंड के बीच घिरे हुए भाग को अभ्यंतर कहते हैं और उसके बाहर के जगह को बहिर्भाग कहते हैं। तो इस रेखाखंड के अंदर 5 कारें अभ्यंतर में है और 3 कार जो है बहिर्भाग। आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम, ऊपर वाले में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों का योग के भुजाओं की माप का योग दिया गया है। भुजाओं के नाम को उनके अंतःकोण के माप के योग से मिलाइए कीजिए। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्या है? 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो त्रिभुज के लिए क्या आया था हमारा? 180 डिग्री। तो हम लोग त्रिभुज को मिलाएंगे 180 डिग्री से 180 डिग्री। उसके बाद पंचभुज, पंचभुज के लिए आया था हम लोगों का, पंचभुज का सूत्र है कि 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो पंचभुज में 5 भुजा, 5 में से 2 घटाएंगे हम लोग, 5 में से 2 घटाए हैं हम लोग, तो आया है 540 डिग्री। तो आपका पंचभुज का होगा 540 डिग्री। उसके बाद आया है आपका सप्तभुज। तो सप्तभुज यानी 7 में से 2 घटाएंगे और गुना करेंगे तो 5 दूना 10 9 90। तो सप्तभुज का आपका जो होगा 900 डिग्री। उसके बाद आता है आपका नवभुज। तो नवभुज में से 9 घटाएंगे, 7 दूना 14 9 26 है 1260 डिग्री। उसके बाद बन जाता है आपका षष्ठभुज। षष्ठभुज के लिए तो 6 में से 4 गया, 2 गया 4, 4 दूना 8 गुना 90, तो 9 8 72 720 डिग्री। आपको ये हो गया। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का माप का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो हम लोगों ने 5 नंबर प्रश्न में ही पढ़ा है कि 540 डिग्री किस में आ रहा है? आपको आ रहा है पंचभुज में। इसमें 5 भुजा है। कितनी भुजा है? 5 भुजा हो गया, या पंचभुज हो गया। उसके बाद आपका कह रहा है सप्तभुज। 7 नंबर में कह रहा है एक बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण के कोण कितने माप के होंगे? हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग होता है, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो यह कह रहा है अष्टभुज। तो इसमें हम लोग कोई ज़्यादा तूल कलम नहीं करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे और भाग देने के बाद इसको कटाएंगे तो आपको कट जाएगा 8 चौका 32, 8 पचे 40 यानी 45 डिग्री। इसके हर बाह्य कोण का मतलब अगर यह आपका बाह्य कोण है इस आकृति का, तो इस बाह्य कोण का 45 डिग्री माप होगा। इसमें 8 बाह्य कोण आपको होंगे क्योंकि अष्टभुज है, और इस 8 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री। अब आता है अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोणों का माप। तो हमारे अंतःकोणों का सूत्र है, अंतःकोण निकालने का सूत्र है क्या है? 2 × n-2 × 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ कह रहा है अष्टभुज यानी इसमें 8 भुजा है, तो हम लिख देंगे 2 और 8 - 2 × 90 डिग्री हो गया। तो इसको करते हैं 2, 8 में से 2 गया, बचा आपको 6 गुना 90 डिग्री। गुना करेंगे इसको तो 9 छक 54 दूना 1080 हो गया। अब यह अष्टभुज है तो इसमें 8 से हम लोग भाग देंगे तो यह कट जाएगा आपको 8 एकम 8, 8 तिरका 24, 8 पचे 40 यानी 135 डिग्री। यानी
प्रत्येक अंतःकोण, मान लीजिए आपकी अगर आकृति हो गई तो इसके अंतःकोण जो है 135 डिग्री, तो आपको चतुर्भुज है, अष्टभुज में 8 भुजा होगा और प्रत्येक का अंतःकोण आपको 135 डिग्री का होगा। यही आपका आंसर हुआ। इस प्रकार हमारा यह एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होता है। हम लोग अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।